आ गई तू। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को बना दो जल्दी से। बता क्या खाएगी? माँ सबसे जल्दी तो मैगी बनती है ना। मुझे पता था कि तू मैगी ही खाएगी। चल हाथ मुंह धो ले, मैंने पहले से ही बनाकर रखी है तेरे लिए। सच में माँ? मैं बस अभी आई फिर तो। ये कहानी है रिया की, जिसे मैगी बहुत पसंद थी। वो हमेशा खाने के लिए अपनी माँ से मैगी ही मांगती थी, और जब घर में कोई नहीं होता था तब भी वो खुद मैगी ही बनाकर खाती थी। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया और फिर वो दूसरे शहर जाकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगी। और फिर एक दिन, हेलो रिया, क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, बस नाश्ता करके कॉलेज जा रही हूँ। अरे वाह, क्या बनाए नाश्ते में? वो माँ, मैंने मैगी ही बनाई होगी। हाँ माँ, थोड़ी देर हो रही थी तो मैंने सोचा कि मैगी ही बना लूं। अरे मैगी की भूखी, तेरा पेट कब भरेगा इस मैगी से? पेट तो बहुत अच्छे से भर जाता है माँ, बस मन ही नहीं भरता। जब से रिया हॉस्टल में आई थी तब से ही वो दिन रात बस मैगी ही खाती रहती थी। ना तो उसने कभी कुछ और बनाना सीखा और ना ही सीखने में रुचि ली। ऐसे ही उसका कॉलेज भी पूरा हो गया और फिर वो अपने घर लौट गई। फिर एक दिन, सुन जल्दी तैयार हो जाना, ठीक है? क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या? अरे पगली, बताया तो था आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। क्या माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। अभी नहीं तो कब करेगी? बुढ़ापे में क्या? चल जल्दी से तैयार हो जा। सरला के कहने पर रिया तैयार हो गई। सुधीर और उसकी माँ कुसुम उसे देखने आए। रिया की सुंदरता देखकर सुधीर ने उसे फौरन पसंद कर लिया और फिर 2 महीने बाद उनकी शादी की तारीख भी तय हो गई। इसी बीच सुधीर और रिया बाहर घूमने गए और फिर एक होटल में। तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तो राजमा चावल खाऊंगा। वो यहाँ मैगी मिलती है क्या? हाँ मिलती ही होगी, पर होटल में आकर मैगी खाओगी? हाँ, क्यों नहीं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उस दिन सुधीर को समझ आ गया था कि रिया को मैगी बहुत पसंद है, लेकिन कितनी ज्यादा पसंद है ये तो उसे मालूम होना अभी बाकी था। फिर उसी शाम, रिया देख अब तेरी शादी होने जा रही है, अपने ससुराल में जाकर उन्हें क्या खिलाएगी? बस मैगी? अरे कुछ तो खाना बनाना सीख ले, वरना तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। हाँ माँ, कल से ही मुझे खाना बनाना सिखा देना, ठीक है? रिया को कभी खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं आया। उसने जब बहुत आसानी से अपनी माँ को कहा कि वो कल से ही खाना बनाना सीखेगी, तभी उसकी माँ समझ गई थी कि वो जरूर कोई तिकड़म भिड़ा रही है। शादी को अब बस 10 दिन बचे थे और अगले ही दिन रिया की 4 सहेलियां उसकी शादी के लिए उसके घर में आकर रुक गईं। सरला समझ गई कि अब वो उसकी सहेलियों के सामने उसे क्या ही खाना बनाना सिखा पाएगी, और हुआ भी वही जिस बात का सरला को डर था। शादी की तारीख आ गई, पर असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। शादी के ठीक 2 दिन बाद, रिया बेटी यहाँ आओ। जी माँ जी। हमारे यहाँ रिवाज है कि नई बहू दूसरे दिन खाना बनाती है। आज सुधीर के फूफा जी और मौसा जी खाना खाने आएंगे, तो तुम एक काम करो, 3-4 तरह की बढ़िया सब्जी वगैरह बना लो। अगर तुम कहो तो मैं लग जाती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रिया ने उस वक्त तो अपनी सास को हाँ बोल दिया, लेकिन अब उसकी हालत खराब हो रही थी, क्योंकि बचपन से उसने मैगी के अलावा कुछ और बनाना सीखा ही नहीं था। वो किचन में गई और झट से अपना फोन खोला और अलग अलग रेसिपीज खोलने लगी। उसने तय किया कि वो फोन से देखकर 3-4 तरह की डिश बना लेगी। उसने खाना बनाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में उसके पसीने छूट गए। चावल जल चुके थे, मटर पनीर में मटर तो थे पर पनीर पूरा घुल चुका था, कढ़ी कच्ची थी और भिंडी में नमक तेज हो गया था। रिया समझ गई कि आज उसकी शामत आने वाली है। तभी बाहर से उसकी सास की आवाज आई, बेटा रिया, खाना बन गया हो तो ले आओ, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। उसने झट से बर्तन गैस पर चढ़ाए और उनमें पानी उबलने के लिए रख दिया, और ठीक 10 मिनट बाद वो खाने की टेबल पर उन्हीं बर्तनों को लेकर आई। अरे वाह, बहू ने तो काफी कुछ बना लिया। लाओ बेटा, बड़ी जोर की भूख लगी है। हाँ भाई साहब, सही कहा, भूख तो जोरों की लगी है। जैसे ही मौसा जी ने पहला बर्तन खोला, वो चौंक गए क्योंकि उसमें मैगी थी। हैं? बहू ने तो मैगी बनाई है? दूसरा बर्तन खोलिए भाई साहब, उसमें होगा कुछ। मौसा जी ने जब दूसरा बर्तन खोला तो उसमें भी मैगी ही थी। इसमें भी मैगी है? जी, ये वाली वेज मैगी है मौसा जी। अच्छा, और बाकी बर्तनों में कौन सी मैगी है बहू रानी? जी, वो तीसरे वाले बर्तन में मसाला मैगी
और उस वाले में अंडा मैगी है, खाकर देखिए, बहुत बढ़िया बनाई है मैंने। रिया की बात सुनकर उसकी सास कुसुम ने अपना माथा पीट लिया और उधर सुधीर के फूफा जी और मौसा जी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेकिन रिया ने इस घटना के बाद भी खाना बनाना नहीं सीखा। उसकी सास कुसुम ही सबके लिए खाना बनाती थी। फिर एक दिन कुसुम खाना बनाते हुए अचानक किचन में बेहोश हो गई और फिर अस्पताल में। देखिए, अब इनकी उम्र हो रही है, बेहतर है कि ये ज्यादा से ज्यादा आराम करें। और हाँ, खाने में इन्हें हेल्दी फूड दीजिए, जैसे सूप, पनीर, दूध, दही, अंडे से बनी चीजें। घर का खाना खाएंगी तो जल्दी से ठीक हो जाएंगी, वरना कमजोरी बढ़ती ही जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रिया और सुधीर कुसुम को घर ले आए, लेकिन रास्ते भर ना तो कुसुम ने और ना ही सुधीर ने उससे कुछ कहा। फिर अगले दिन जब कुसुम सोकर उठी तब, चलो अब फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। जैसे ही कुसुम किचन में जाने लगी तभी रिया उसके पास आई। उसके हाथों में पराठे और सब्जी थे और आंखों में आंसू। पराठे जले हुए थे और सब्जी कच्ची थी। कुसुम ने मुस्कुराकर रिया के सिर पर हाथ फेरा और बोली, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करो, मेरे लिए कुर्सी डाल दो रसोई में, मैं बताती जाऊंगी और तुम बनाती जाना, फिर देखना सब ठीक से बनेगा। उस दिन से कुसुम रिया को हर रोज खाना बनाना सिखाने लगी और रिया भी अब दिल लगाकर सीखने लगी। 6 महीनों तक रिया ने मैगी को हाथ तक नहीं लगाया और अब वो बहुत बढ़िया खाना बनाने लगी। उसकी सास कुसुम भी अब पहले से तंदुरुस्त हो गई थी। फिर एक दिन जब रिया अपने कमरे में थी तभी उसकी सास वहां एक कटोरा लेकर आई। लो रिया, खाना खा लो। अरे माँ जी, मैंने खाना बनाया हुआ है, आपने क्यों? अरे मैगी बनाई है तुम्हारे लिए, मुझे भी तो तुम्हारा थोड़ा ख्याल रखना चाहिए ना। आलमपुर गांव में महेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी रीना और 2 बेटों के साथ रहता था। महेश अंडा सप्लाई का काम करता था। महेश का स्वभाव बहुत ही गुस्सैल और मक्कार किस्म का था। वो अक्सर रीना और अपने बच्चों को मारता पीटता रहता था। एक रोज, ये क्या बनाया खाने में है? जब देखो रोज दाल बना के रख देती है। जितने पैसे तुम घर में देते हो उससे सिर्फ दाल ही आ सकती है। सब्जी पता है कितनी महंगी है? मुझे नहीं खानी तेरी ये दाल वाल, जा मेरे लिए मस्त सा अंडा पराठा बना कर रहा, नहीं तो तेरी ऐसी सुताई करूंगा कि आगे से दाल चावल बनाना हमेशा के लिए भूल जाएगी, समझी? रीना रोते हुए रसोई में जाती है और फिर पराठे के अंदर अंडा भर के सबके लिए अंडा पराठा बना कर ले आती है, जिसे खाने के बाद बच्चे बोलते हैं, माँ तुमसे अच्छा अंडा पराठा तो कोई बना ही नहीं सकता, सचमुच मजा ही आ गया। बस बस, इतना सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी माँ को। रीना जो कुछ भी करती है महेश को कभी भी पसंद नहीं आता। छोटी छोटी बातों को लेकर वो रीना से लड़ाई करता रहता। एक दिन दोपहर को बच्चे अभी स्कूल से आए ही थे कि एक आदमी रीना के पास भागा भागा आता है। भाभी, महेश दुकान से पैसे चुरा कर भाग गया है और उसने मालिक से कर्जा भी लिया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो भैया? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और कर्जा किसके लिए? हमें तो कर्जे की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं तो बस आपको बताने चला आया, अभी थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस भी आएगी पूछताछ के लिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं क्या बोलूंगी? उस आदमी ने तो मुझे कभी कुछ बताया ही नहीं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। वो रीना और बच्चों से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस जान जाती है कि इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। इसलिए वो ये बोलकर चले जाते हैं कि अगर वो घर आए तो हमें इत्तला कर देना। पुलिस के जाने के बाद रीना सर पकड़कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे आकर उसके आसपास बैठकर दिलासा देने लगते हैं। माँ तू क्यों परेशान होती है? तेरे को पता ही था ना कि बाबा कैसे थे। हम है ना माँ, सब मिलकर कर लेंगे। रोते रोते रीना अपने बच्चों को गले से लगा लेती है। अब उसे सामने आगे का समय बिल्कुल अंधकार में दिख रहा था। वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी कर लेती। क्या काम करेगी ये भी वो नहीं सोच पा रही थी। अभी तो वो उस दुख से उबर भी नहीं पाई थी कि महेश धोखा देकर चला गया है। 2-4 दिन इसी तरह निकल जाते हैं। मरता क्या न करता। आखिर में रीना को घर से काम के लिए निकलना ही पड़ा, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। शाम के समय वो दोनों बच्चों के साथ बैठी होती है कि तभी, माँ हम दोनों को बहुत ही तेज भूख लगी है, तुम अपने हाथ का वो टेस्टी वाला अंडा पराठा बना दो। ये सुनकर रीना को एक आइडिया आता है और वो अगले दिन बच्चों के स्कूल जाने के बाद अंडा पराठे का सामान और बाकी सारा जरूरी सामान लाती है और शाम को जाकर बाजार में एक रेड़ी लगा देती है। वो पहली बार इस तरह का काम कर रही थी जिसकी घबराहट उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रही थी। तभी सुनो बहन जी, जरा मेरे लिए अंडा पराठा की एक प्लेट लगाना। हाँ जी, अभी लीजिए मैं बनाती हूँ।
रीना झट से तवा गरम करती है और उसके ऊपर अंडा पराठा बनाने लगती है। फिर उसके ऊपर मक्खन डालकर ग्राहक को देती है। अरे वाह, मैंने इतनी जगह से अंडा पराठा खाया, लेकिन इतना टेस्टी मैंने आज तक कभी नहीं खाया। और पराठे के ऊपर पड़े इस माखन ने इस पर चांद चांद लगा दिए हैं। रीना उसे धन्यवाद बोलती है। बहन जी, जरा 2 प्लेट अंडा पराठा मेरे लिए भी बना देना, और हाँ, एक में जरा मिर्च नमक कम रखना है। अंडा पराठा खाने के बाद वो आदमी भी रीना के हाथ के बने अंडा पराठा की खूब तारीफ करता है। भाई, मैंने तो आज तक इतना परफेक्ट आमलेट नहीं खाया है। मिर्च मसाले का तो इतना परफेक्ट बैलेंस है कि वाह भाई वाह, मजा ही आ गया। ये सुनकर रीना के अंदर थोड़ा सा आत्मविश्वास जागता है। शाम तक रीना काफी सारे अंडा पराठा बेचकर घर आती है। बच्चे घर पर उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अपनी माँ को पहली बार काम से आता हुआ देखकर वो दोनों भागकर अपनी माँ के लिए पानी और चाय बना लाते हैं। माँ तो कितनी अच्छी है, तुझे हमारी कितनी फिक्र है। बाबा ने एक बार भी हम लोगों के बारे में नहीं सोचा और हमें इस हालत में छोड़कर चले गए। बस मेरे बच्चों, पीछे की सारी बातें भूल जाओ और आगे अपना भविष्य देखो। अब हम तीनों को मिलकर अपना आज अच्छा करना है ताकि हमारा भविष्य अच्छा हो सके। माँ, हम भी तेरे साथ शाम को ऑमलेट बनवाने में मदद किया करेंगे। हाँ माँ, हम स्कूल से आकर जल्दी से अपना काम खत्म कर लेंगे और फिर शाम को आपके साथ मदद किया करेंगे। तीनों माँ बेटे बड़े हौसले के साथ अगले दिन से अपना काम और अच्छे से शुरू करते हैं। अब शाम को रीना के पास ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। अमित और राहुल ग्राहकों को बना हुआ अंडा पराठा सर्व करते हैं। अब रीना के हाथों का अंडा पराठा लोगों को इतना पसंद आने लगा कि लोग दूर दूर से भी वहां अंडा पराठा खाने आने लगे। अब रीना अंडा पराठा ही नहीं बल्कि उबले हुए अंडे और मसाला अंडे, मसाला ऑमलेट, बटर ऑमलेट और अंडा मैगी बनाने लगी। उसके पास अब हर तरह के ग्राहक आते और बच्चों को खासकर अंडा मैगी बहुत पसंद आती है। तीनों माँ बेटा बहुत मेहनत कर रहे थे। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगती है और आमदनी भी अच्छी होने लगती है। राहुल और अमित सुबह दिल लगाकर पढ़ाई करते और शाम को अपनी माँ की मदद करते हैं। बस माँ, कुछ दिन की बात है, फिर हम लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी भी करने लगेंगे। भाई, मैं तो नौकरी वोकरी नहीं करूंगा, मैं तो बस माँ के काम को आगे बढ़ा लूंगा। मेरे बच्चों, मैं जानती हूँ तुम सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हो, कितनी मेहनत करते हो। देख लेना, एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। धीरे धीरे समय बीतता है और रीना के दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं। वो अपनी माँ का साथ इसी तरह देते हुए आ रहे थे। राहुल ने तो पहले से ही ठान लिया था कि जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो कहीं अपनी छोटी सी दुकान कर लेगा। माँ, क्यों ना हम लोग मिलकर एक दुकान ले लें? वैसे भी बरसात भी आने वाली है। कितनी बार भारी बारिश की वजह से हम लोग रेडी नहीं लगा पाते। ये बात तो तूने 16 आने सच कही है। बरसात में कई दिन हमारे बगैर कमाई के ही निकल जाते हैं। माँ, राहुल ठीक कह रहा है। कल मैं और राहुल जाकर कोई दुकान देखते हैं, वहीं आसपास ही लोगों को पता चले हम लोगों की एक दुकान भी है। मैं जानती हूँ, मेरे दोनों बेटे बहुत समझदार हैं। वो जो भी फैसला लेंगे सही लेंगे। अगले दिन दोनों भाई दुकान देख लेते हैं और किराया देने के बाद वो अपनी माँ के साथ वहां पर अपना काम शुरू करते हैं। वहीं पास में बच्चों का एक इंस्टीट्यूट खुल गया। अब बच्चे वहां पर आते और सीधा रीना की दुकान पर बैठ जाते। राहुल अमित आज भी अपनी माँ की मदद करते हैं। आंटी, अपने हाथ का टेस्टी और चटपटा अंडा पराठा बना दो जल्दी से। मेरे लिए तो अंडे वाली मैगी बना देना। तूने कभी आंटी के हाथ की अंडे वाली मैगी खाई है? सच में मजा आ जाता है, इतनी टेस्टी कि पूछ मत। घर पर कई बार ट्राई किया पर आंटी के हाथों जैसा स्वाद कभी नहीं आया। अब मैं ज्यादा नहीं सोचती और मैगी खाने सीधा यहीं चली आती हूँ। रीना को बच्चों के मुंह से अपने खाने की तारीफ सुनकर बड़ा अच्छा लगता है और वो और भी लगन और प्यार से उन बच्चों के लिए अंडे बनाती है। एक दिन रीना सुबह जब दुकान खोलने आती है तो देखती है कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। लोग अपनी अपनी दुकानों से अपना सामान निकाल रहे हैं। अरे भैया जी, क्या हो रहा है? इतना शोर शराबा और ये लोग बाग अपनी दुकान से सामान क्यों निकाल रहे हैं? अरे बहन जी, आप भी अपनी दुकान का सामान जल्दी निकालो। जिस दुकानदार ने ये दुकान किराए पर दी है, यहाँ की सब दुकानें इल्लीगल हैं। हाँ, जिन्हें सरकारी महकमा के लोग बंद करने आने वाले हैं। ये सुनकर रीना अपना सर पकड़ लेती है कि अभी तो थोड़े से हालात सही होने शुरू हुए थे, अब ये क्या हो गया। वो अपने बेटों को फोन लगाती है और दोनों बेटे अपनी माँ की मदद के लिए आ जाते हैं। अब उन्हें दुकान का किराया दिए हुए 10 ही दिन हुए थे। रीना थोड़ा विचलित हो जाती है।
वो लोग जैसे तैसे करके दुकान का सारा सामान निकाल कर बाहर ले आते हैं और सरकारी लोग आकर दुकानों पर ताला लगा देते हैं। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है, जब भी थोड़ा समय अच्छा होने लगता है तभी कोई बड़ी मुसीबत आने लगती है। माँ तो फिक्र क्यों करती है, हम देख लेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रीना अपने दोनों बच्चों के साथ वापस वहीं फुटपाथ से शुरू करती है जहां उसने पहली बार अंडे की रेडी लगाई थी। जैसा कि रीना को डर लग रहा था कि अब क्या होगा, फिर दोबारा से काम कैसे शुरू होगा। फिर ऐसा रीना के साथ कुछ नहीं हुआ। उसके हाथों का स्वाद लोगों को उसके पास खींच ही लाता है। धीरे धीरे 1 साल का समय बीत जाता है। रीना के हालात बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके पास थोड़ी बहुत जमा पूंजी भी इकट्ठी हो जाती है, जिससे उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है और वो अपने काम को आगे बढ़ाने का सोचने लगती है। अब वो अपने बेटे राहुल को भी अपने जैसा अंडा पराठा बनाना सिखा देती है। अब माँ बेटा दोनों मिलकर दोनों अलग अलग जगह पर दुकान लगाते हैं और दोनों जगह की आमदनी से उनके हालात बहुत ही अच्छे हो गए। अमित ने एक अच्छे से ऑफिस में जॉब कर ली। आखिर एक गरीब अंडे पराठे वाली बहू ने अपने आप का और अपने बच्चों का भविष्य बना ही लिया।